स्टूडेंट्स, तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अपन, बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया था, यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद बात करें साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में डिस्कशन हुआ था। साइंटिफिक नोटेशंस के बाद बात करें तो अपन ने राउंडिंग ऑफ रूल्स देखे थे, प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी जो कॉन्सेप्ट देखा था, मोल कॉन्सेप्ट देखा था, एटॉमिक वेट अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसकी ट्रिक देखी थी, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखा था, मोल कॉन्सेप्ट देखा था, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, वेट मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल्स गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन सब का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है वो सब देखा था। कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे इस पर बेस्ड, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों में आपस में क्या कनेक्शन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है नहीं, इन सब चीज़ों को देखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब खत्म हो जाएगा टॉपिक, इसके बाद हमारा लिमिटिंग रिएजेंट एक टॉपिक रह जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हमारा लास्ट रह जाता है कंसंट्रेशन यूनिट्स के 4-5 यूनिट, बस इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, क्लियर है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फिनिश करते हैं। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट जब एक बार कर लेंगे उसके बाद अपन कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करेंगे जो आपको 12th में भी काम आएंगी सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये 5 टाइप के टोटल लॉज होते हैं। एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो ये कंपाउंड ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाता। इससे रिलेटेड 5 लॉज साइंटिस्टों ने दिए हैं, ठीक है, जो इन कंपाउंड्स और इन एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाते हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को दिखाते हैं। इन लॉज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं बाकी के बचे हुए 2 लॉज के बारे में। इनमें फोर्थ लॉ है गैलो-सैक्स लॉ। फोर्थ जो लॉ आता है वो होता है गैलो-सैक्स लॉ। गैलो-सैक्स लॉ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके बना रही है HCl गैस। बैलेंस कर दी, हाइड्रोजन 1 मोल है, क्लोरीन 1 मोल है, 2 मोल HCl गैस बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, गैसियस रिएक्टेंट्स है और गैसियस ही हमारे पास प्रोडक्ट में, क्लियर। अब सपोज करने वाली बात यहाँ पर ये है, हाइड्रोजन गैस का सपोज करो 1 वॉल्यूम यहाँ पर यूज हो रहा है, तो क्लोरीन गैस का भी 1 वॉल्यूम यूज हो रहा है। कैसे पता चला, देखो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, बट इसका 2 मोल है, तो इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम, ये दोनों रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम HCl बना रहा है। इसका 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम HCl बना रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, तो देखो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है 1 वॉल्यूम इसका जब इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करता है तो HCl का 2 वॉल्यूम। मतलब अगर हम 20 ml हाइड्रोजन गैस लेते हैं, मतलब 1 वॉल्यूम मतलब इसका 20 ml लेते हैं, तो इसका भी हमको कितना लेना पड़ेगा 20 ml। भाई इसका 1 वॉल्यूम है तो इसका 1 वॉल्यूम, मतलब जितना ml हाइड्रोजन गैस लिया उतना ml क्लोरीन गैस लेंगे। लेकिन इसका 2 ml मतलब ये कितनी बनेगी 40 ml डबल। सपोज करो आप यहाँ 100 ml हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो यहाँ भी आपको 100 ml हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कितनी ml बनेगी बच्चों 200 ml। सपोज करो आप यहाँ 50 ml हाइड्रोजन गैस ले रहे हो और यहाँ 50 ml हाइड्रोजन ले रहे हो 1 तो यहाँ कितनी पड़ेगी 100 ml, ठीक है। और ये सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट पर ही ये रूल अप्लाई होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। गैस-लूसेक्स मतलब गैस पर ही अप्लाई होता है, गैलो-सैक्स में गैलो-सैक्स मतलब गैस पर अप्लाई होता है, क्लियर हो। अभी कहता क्या है, व्हेन गैसियस रिएक्ट, जब गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। मतलब वो आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रखती है एक दूसरे से वन अनदर।
टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशो रखती है ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इफ गैसेस। रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर गैसियस रिएक्टेंट है और गैसियस ही प्रोडक्ट है, तो ये जब गैसियस रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं गैसियस, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल होल नंबर रेशो रखता है। इसे अपन कौन सा बोलते हैं, गैलोसेक्स में। तो सिंपल होल नंबर रेशो 1:1:2, सिंपल होल नंबर रेशो 1:1:2, 1:1:2, 1:1:2, सिंपल होल नंबर रेशो में ये पाई जाती है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। इनका जो वॉल्यूम होता है ये सिंपल होल नंबर रेशो में बनता है। अगर कोई सॉलिड साथ में बन रहा है तो उसको उसकी बात अपन को इस लॉ में करनी ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई, उसका रेशो को भी देखना ही नहीं है जैसे, ओनली इट इज एप्लीकेबल फॉर गैस। क्लियर, एक बार इसको नोट करो। चलो अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। सपोज करते हैं अपन मीथेन burns with oxygen and produce CO2। मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रही है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। देन कैलकुलेट 100 ml मीथेन हमने, ठीक है, 100 ml मीथेन burns with oxygen and produce CO2। then calculate volume of required oxygen and produce CO2। तो हमें क्या करना है, कितने ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, 100 ml मीथेन को बर्न करवा रही है ऑक्सीजन और प्रोड्यूस हो रही CO2, तो अभी कितने ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी 100 ml मीथेन को बर्न कराने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने ml प्रोड्यूस होगी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, फर्स्ट अपन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट राइट बैलेंस केमिकल, बैलेंस्ड केमिकल। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फिर क्या होगी, मीथेन मतलब CH4 और ये बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास क्या मिल रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, देखो मीथेन की फिजिकल स्टेट गैस है, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट इसकी है लिक्विड। तो गैलोसेक्स लॉ में वाटर की बात अपन को करनी ही नहीं। क्लियर है, लिक्विड और सॉलिड की बात नहीं करनी। इन दिस लॉ ओनली वी सी गैसेस, प्रोडक्ट एंड गैसेस रिएक्टेंट्स। चलो बहुत सिंपल है। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसका वन वॉल्यूम है, अच्छा इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन कार्बन से होगी, ऑक्सीजन यहाँ पर कम पड़ रहा है तो इसको डबल कर देते हैं 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितने रह गए 3, हाइड्रोजन यहाँ पर कम पड़ रहा है तो इसको डबल कर देते हैं 4, बैलेंस होते हैं देखो 2 ऑक्सीजन और 2 H2। क्लियर। अब अपन यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं, इसका वन वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसका 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम बना, लेकिन हम इसकी बात नहीं, गैसेस प्रोडक्ट्स और गैसेस रिएक्शन को देखेंगे। मीथेन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 वॉल्यूम बना। क्लियर। अब देखते हैं मीथेन का कितना वॉल्यूम दिया हुआ, 100 ml, तो दैट मींस 100 ml मीथेन 1 वॉल्यूम हो गया। ये किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम से, मतलब ऑक्सीजन के कितना वॉल्यूम लगेगा 200। क्लियर हो रहा है, होल नंबर रेशो 200 ml लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 वॉल्यूम दैट मींस 100 ml, 1 पे 1 है तो 100 पे 100। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा 200 है, कितना होगा 200 ml रिक्वायर्ड। 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करने के लिए 200 ml ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 100 ml वॉल्यूम। क्लियर हो गया, तो ये हमारा आंसर। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल। चलिए अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इसी लॉ से रिलेटेड।
एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन है, अमोनिया बनी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके अमोनिया बना है। सबसे पहले बैलेंस क्या करेंगे, हमें देखो डाटा जो दिया हुआ है इस रिएक्शन का वो दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, ये हमारे पास रिएक्शन है, हमें दिया हुआ है 60 ml नाइट्रोजन एंड 60 ml हाइड्रोजन। Then find composition. Composition of mixture. एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रही है। नाइट्रोजन गैस का 60 ml वॉल्यूम अवेलेबल है, हाइड्रोजन गैस का भी 60 ml वॉल्यूम अवेलेबल है रिएक्शन करने के, अमोनिया बन रही। तो हमें ये पता लगाना है कि जो मिक्सचर हमारे पास मिलेगा उसमें कॉम्पोजिशन का कितने कितने ml गैसेस रहेंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे सीधी बात है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया पहले बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 लगा देते हैं, इधर भी 6 हो जाए, नाइट्रोजन भी बैलेंस। सिंपल, ठीक है। ये भी गैस है हमारे पास, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों गैस है, तीनों को इंक्लूड करेंगे हम। इसका कितना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम, और इसका कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम। चलो अब हमारे पास देखो अवेलेबल कितने, नाइट्रोजन कितना अवेलेबल है हमारे पास 60 ml। 60 ml नाइट्रोजन रिएक्शन करेगी, यहाँ पे कितनी ml हाइड्रोजन चाहिए, 60 ml नाइट्रोजन रिएक्शन करेगी तो कितनी ml हाइड्रोजन से करेगी भाई, इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से करेगी, दैट मींस यहाँ कितना चाहिए 180 ml चाहिए ना, 180 ml। लेकिन 180 ml तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल हाइड्रोजन है वो ओनली 60 ml है, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। तो अब हम उल्टा लगाते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा लगा के देखते हैं। उल्टे से मतलब क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितनी ml है 60, हाइड्रोजन हमारे पास कितनी ml है बोलो 60 ml हाइड्रोजन। तो 60 ml हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन का कितने ml लगेगा 20 ml। भाई इसका 1/3 इतना ही, ये 3 वॉल्यूम है और ये 1 वॉल्यूम, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1/3 वॉल्यूम लगेगा। तो 60 ml हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन का कितना ml यूज लेगी ओनली 20, अवेलेबल इसका 60 है, इसका 20 ml ही लगेगा, इसका 20 ml लगेगा, इसका 60 ml लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो अब ये कितनी बनेगी, ये 3 है, ये 3 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम से कितनी बनेगी 2 वॉल्यूम बनेगी, और इसका 1 वॉल्यूम है तो ये कितनी बनेगी 2 वॉल्यूम, तो 20 का डबल, दैट मींस यहाँ कितनी बनेगी ये 40। तो इसके 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, दैट मींस 20 वॉल्यूम ml से 40 ml। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे बताओ फाइनल रिएक्शन होने के बाद फाइनल क्या क्या बचे, फाइनल रिमेन्स इन मिक्सचर, क्या बच जाएगा और क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन तो हमारे पास 60 ml है, वो खत्म हो ही जाएगी, अवेलेबल ही 60 ml थी, सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी, तो हाइड्रोजन तो बचेगी नहीं। अब क्या क्या बचेगा हमारे पास, नाइट्रोजन और अमोनिया, हमारे पास नाइट्रोजन बचेगी और अमोनिया बचेगी, दो चीजें बचेगी रिएक्टेंट में, नाइट्रोजन और अमोनिया प्रोडक्ट में बचेगी। नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम हमारे पास बचेगा, देखो नाइट्रोजन का हमारे पास 60 ml वॉल्यूम था अवेलेबल, 20 ml कंज्यूम हो गया, 60 ml हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया, 40 ml अमोनिया बना दिया, तो नाइट्रोजन का 20 ml कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, तो नाइट्रोजन का ओनली बचा 40 ml मिक्सचर तो है, नाइट्रोजन और अमोनिया का मिक्सचर बचा हुआ है। ठीक है, और जो अमोनिया हमारे पास है, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल कितनी 40, अमोनिया तो अवेलेबल थी नहीं, अमोनिया तो प्रोडक्ट है ना, अमोनिया प्रोडक्ट है तो अमोनिया तो प्रोड्यूस होगी बाद में, तो प्रोड्यूस हो गया कि हमें कितनी मिलेगी 40, इसका 40 ml बचा हुआ है और ये 40 ml बन जाएगा, तो ये होगी इसके फाइनल आंसर। नोट यहाँ क्वेश्चन है, चलो नोट कर ले। अब अपन लास्ट लॉ डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। देखो जो लास्ट लॉ है हमारे पास वो है एवोगैड्रो लॉ, और यू कैन से एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। फिफ्थ जो हमारे पास लॉ है वो है हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बहुत ही सिंपल,
क्या है देखो बहुत सिंपल, अंडर ऑल फिजिकल पैरामीटर्स, अंडर ऑल फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, pressure etc. It's same, are same. All physical parameters like temperature, pressure etc. are same. Then equal number, equal volume of any gas, equal volume of any gas contain equal number of molecules, equal number of molecules. मतलब क्या है, अगर सभी फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको सेम कर दिया जाए, टेम्परेचर सेम कर दिया जाए, प्रेशर सेम कर दिया जाए, तो किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम ले लो, जैसे हाइड्रोजन गैस का 5 ml ले लो, ऑक्सीजन गैस का 5 ml ले लो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 5 ml ले लो, अमोनिया गैस का 5 ml ले लो, 5 ml मतलब सबका सेम इक्वल वॉल्यूम, तो उन सब के 5 वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, x मॉलिक्यूल होंगे, x मॉलिक्यूल होंगे, x मॉलिक्यूल। क्लियर? इसे कौन सा लोग बोलते हैं? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो गैस का 5 ml से 10 ml तक, तो फिर वॉल्यूम 2x हो जाए। अगर आप वॉल्यूम हाफ करते हो तो वॉल्यूम x/2 रह जाए, पार्टिकल्स x/2। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतने पार्टिकल बढ़ेंगे, और जितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा उतनी इसी रेशो में पार्टिकल कम हो जाएंगे। यहाँ से एक चीज और बता सकते हैं, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स n। इसे बोलते हैं अपन एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के सपोज करो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 100 ml इस तरह से, इसमें 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड, इस कंटेनर की मैक्सिमम जो कैपेसिटी हो 100 ml, 100 ml कंटेनर, 100 ml का कंटेनर है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है मैक्सिमम कैपेसिटी का। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की? सपोज करो x मॉलिक्यूल में x मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सेम कंटेनर लेते हैं और उसमें 100 ml ऑक्सीजन भर देते हैं। अगर यही कंटेनर अपन लेंगे, यही सेम कंटेनर, तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना, 100 ml है। तो कोई भी गैस इसमें 100 ml वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है गैस का फिक्स तो होता नहीं है। जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो गैस का वॉल्यूम मानते हैं। गैस का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, इसमें आप क्या भर देते हैं, इस सेम कंटेनर में 100 ml के कंटेनर में क्या भर देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 100 ml ऑक्सीजन में भी x मॉलिक्यूल ही होगा। अगर आप ले लेते हैं 100 ml, अगर आप ले लेते हैं 100 ml हाइड्रोजन गैस, तो इसमें भी x मॉलिक्यूल ही होंगे। इसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भर दिया, लॉ समझ में आया। अंडर ऑल फिजिक्स, इन तीनों केसेस में फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। ऑक्सीजन, CO2 और हाइड्रोजन, इन तीनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा जाए, फिजिकल पैरामीटर सेम रखा जाए, तब इन तीनों के इक्वल वॉल्यूम में, तीनों के 100 वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, x। ये है लॉ, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसे कौन सा लॉ बोलते हैं? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अच्छा, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का 200 ml करेंगे वॉल्यूम, तो पार्टिकल 2x हो जाएंगे। इसका 200 ml करेंगे तो पार्टिकल 2x डबल हो जाएंगे। इसका 200 ml करेंगे तो पार्टिकल 2x हो जाएंगे। अगर रिड्यूस करोगे, इसका मान लो 50 ml करोगे रिड्यूस करके, तो पार्टिकल्स x/2 रह जाएंगे। इसका 50 ml करोगे तो पार्टिकल x/2 रह जाएंगे। इसका 50 ml करोगे तो पार्टिकल x/2। तो ये है इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें समझाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अपन नॉर्मेलिटी मोलरिटी की यूनिट्स के बारे में। थैंक यू।